नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। अगर आज हम ये कहें कि मिडिल ईस्ट उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां से लौटना अब सिर्फ पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसकी वजह सिर्फ इजराइल ईरान के बीच बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि जिस तरह से अन्य पावर्स इस टेंशन की सर्कल्स में आ रहे हैं, वही असली थ्रेट है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस न्यूक्लियर टेंशन में पाकिस्तान को खींचने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हाल ही में ईरान के एक सीनियर अधिकारी मोहसेनी रेजाई ने पब्लिकली कहा कि अगर इजराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान इजराइल पर एटॉमिक बम गिरा देगा। ये स्टेटमेंट नॉर्मल नहीं है और यह सिर्फ एक थ्रेट नहीं, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है। क्योंकि सवाल यह है कि ईरान में ऐसा स्टेटमेंट आखिर दिया क्यों जा रहा है और पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है। दरअसल ईरान जानता है कि उसकी खुद की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अभी तक टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों ही लेवल पर इनकम्प्लीट है। और इजराइल के पास, चाहे वो ओपनली एक्सेप्ट करे या ना करे, पहले से ही न्यूक्लियर आर्सेनल अवेलेबल हैं। तो ईरान, जो खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर मानता है, इस कॉन्फ्लिक्ट में अकेला खड़ा होना नहीं चाहता। उसे चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड उसके पीछे दिखें, खासकर वो कंट्रीज जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान का नाम उछाला गया। लेकिन मज़ेदार बात यह देखिए कि पाकिस्तान ने इस स्टेटमेंट को तुरंत ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया और साफ कहा कि ईरान की इस क्लेम में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान की यह रिस्पांस बताती है कि वो समझता है इस वक्त न्यूक्लियर रेटोरिक में शामिल होना कितना डेंजरस हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान खुद इकोनॉमिक, इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है और वो किसी ऐसे वार का पार्ट नहीं बनना चाहता जिसमें उसकी रोल एक थर्ड पार्टी न्यूक्लियर रिस्पॉन्डर की हो। और अगर हम थोड़ा अतीत में जाएं, तो जब यूएस ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था, तब भी दुनिया डर गई थी कि अब ईरान रिवेंज लेगा और मिडिल ईस्ट वार की आग में जल उठेगा। लेकिन क्या हुआ? ईरान ने लिमिटेड रेंज मिसाइल से इराक में यूएस बेस पर अटैक किया और वहीं बात खत्म हो गई। आखिर क्यों? क्योंकि ईरान जानता है कि वो यूएस या इजराइल से फुल स्केल वार नहीं जीत सकता। और अब इसी पिक्चर को जोड़िए आज के नए रिवीलेशन से, जहां कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इजराइल के उस प्लान को वीटो कर दिया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की बात थी। जरा सोचिए, अगर वो अटैक होता तो सिर्फ एक इंडिविजुअल का एंड नहीं होता, पूरे ईरानी रेजिम की लेजिटिमेसी, रिएक्शन और एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ जाता। और उसके साथ साथ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन की शुरुआत भी हो जाती। और अब ट्रंप कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कभी कभी इन्हें आपस में लड़ने देना चाहिए, उसके बाद शांति पॉसिबल है। यानी यूएस अब खुद को वार का पार्ट बनने के बजाय पीस ब्रोकर बनाना चाहता है। लेकिन उसके पीछे एक क्लियर स्ट्रेटजी है। पहले फाइट शुरू हो, फिर अमेरिका डिप्लोमेटिक रोल प्ले करके गेन करे। और इजराइल की स्ट्रेटजी सिंपल है, वो किसी भी कास्ट पर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा। यह बात उसके हर डिफेंस डॉक्ट्रिन में लिखी है। और अगर उसे थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि ईरान न्यूक्लियर बम के बहुत करीब है, तो वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। और इसी फियर को लीवरेज करने के लिए ईरान ने यह मूव चला है कि अगर इजराइल अटैक करे तो रिस्पांस सिर्फ ईरान से नहीं, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम न्यूक्लियर पावर से भी आ सकता है। लेकिन यही बात इस पूरे सिनेरियो को और ज़्यादा डेंजरस बना देती है। क्योंकि अगर कोई भी साइड गलत इंटेलिजेंस, मिसकैलकुलेशन या पॉलिटिकल प्रेशर में आकर पहला कदम उठा लेती है, तो उसके बाद किसी के पास बैठकर नेगोशिएशन टेबल तक पहुंचने का वक्त नहीं होगा। और यह बात हम यूक्रेन रसिया वार में देख चुके हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट उससे भी ज़्यादा अनस्टेबल है। क्योंकि यहाँ रिलीजियस, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल सेंटीमेंट्स सिर्फ देश नहीं, पूरे कम्युनिटीज को मोबिलाइज करते हैं। और भारत के लिए यह समय सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, स्ट्रेटेजिक टेस्ट भी है। भारत के ईरान से एनर्जी और चाबहार पोर्ट जैसे सामरिक रिश्ते हैं, और इजराइल से डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स भी। भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एकमात्र ऐसा कंट्री है जो दोनों साइड्स के साथ सॉवरेनिटी के बेस पर डील करता है। लेकिन अब उसे अपनी वॉइस रिस्ट्रेंट और फर्मनेस के साथ रखनी होगी। क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है
तो इसका पूरा इम्पैक्ट सिर्फ ऑयल प्राइसेज में नहीं, पूरे एशिया की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। और सबसे सीरियस बात यह है कि आज न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन का जरिया नहीं रहे, बल्कि डिप्लोमेटिक गेम का पार्ट बन चुके हैं। ईरान खुद बम का यूज करे या ना करे, लेकिन उसका नाम लेकर, पॉसिबिलिटी बनाकर वो पूरी दुनिया को प्रेशर में रख सकता है। और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो खुद इस वक्त किसी भी फ्रंट पर डिसाइसिव रोल नहीं ले सकते, उन्हें फ्रंट लाइन दिखाने की कोशिश सिर्फ एक मिसलीडिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन इस मिसलीड का फॉल आउट रियल हो सकता है। तो जब हम इन सब इवेंट्स को जोड़ कर देखते हैं तो क्लियर होता है कि सिर्फ ये एक रीजनल क्राइसिस नहीं, एक ग्लोबल स्ट्रेटजिक क्राइसिस है। और इससे निकलने का रास्ता सिर्फ पीस समिट्स या टोकन स्टेटमेंट्स नहीं, बल्कि रिस्पांसिबल पावर्स की एक्चुअल, फियरलेस और प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी है। नहीं तो ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं, पूरे एशिया को जला सकती है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जून 2025 में स्वीडन ने नाटो की रक्षा खर्च नीति में कौन सा बड़ा बदलाव करने की घोषणा की? ए 3% तक का जीडीपी बढ़ाना, बी 5% तक का जीडीपी बढ़ाना, सी 2% तक का जीडीपी बनाए रखना, और डी रक्षा बजट को 4% तक सीमित करना। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।